दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भाग 5। यह वीडियो इस खंड का लास्ट वीडियो है और इसके 4 भाग आप पहले ही देख चुके हैं। ये वीडियो विशेषकर रिवीजन के उद्देश्य से बनाया गया है ताकि यूपीपीसीएस और विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षाओं के साथ साथ ये आप चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे, टीईटी आदि के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें दोस्तों हम प्रदूषण खंड को देख रहे हैं, तो उसके आगे आइए कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में कई जगहों पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित होते हैं। यह संक्रमण मुख्यतया प्रकृति में पाए जाने वाले उत्पन्न आर्सेनिक से होता है। और ये जो आर्सेनिक हैं ये किससे उत्पन्न होते हैं? तो ये है दोस्तों बेड रॉक है, इससे आर्सेनिक उत्पन्न होता है और इससे भारत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जल प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक के लगातार संपर्क में रहने से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो वो है ब्लैक फुट बीमारी आर्सेनिक के लगातार संपर्क में रहने से हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मानक के अनुसार आर्सेनिक की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.05 मिलीग्राम पर लीटर ये मानक है। इससे अधिक होता है तो वो जल नुकसानदेह होता है। अगला प्रश्न है, धान का पौधा किस चीज़ का बेहतर अवशोषक माना जाता है? आर्सेनिक का अवशोषक है धान का पौधा। अगला प्रश्न देखते हैं, भूजल के जरिए आर्सेनिक अनाज में पहुंच रहा है, इससे प्रभावित क्या हो रही है? तो दोस्तों भूजल के जरिए जो आर्सेनिक अनाज में पहुंच रहा है उससे हमारी पूरी खाद्य श्रृंखला यानी जो संपूर्ण फूड चेन है वही प्रभावित हो रही है। अगला प्रश्न है कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? उर्वरक या फर्टिलाइजर्स के अधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण तीनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं। इसलिए अब बायो फर्टिलाइजर्स या जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, वह प्रदूषण विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव एवं पशुओं के आहार श्रृंखला में पहुंचता है तथा विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्यों एवं पशुओं को ग्रस्त करता है। तो ये कौन सा प्रदूषण है? तो दोस्तों ये प्रदूषण जो है वो कुल मिलाकर जो प्रदूषक है विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से, ये उर्वरक का प्रदूषण है। अगला प्रश्न देखते हैं, अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं। ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या बढ़ाते हैं? तो ये दोस्तों ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुपोषण या यूरोफिकेशन को बढ़ा देते हैं। ये सभी अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है, अकार्बनिक उर्वरक तथा कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं तथा विपरीत प्रभाव डालते हैं। ये किस पर? तो ये भूमि के जीवों पर। भूमि के अंदर जो छोटे मोटे जीव होते हैं उनके ऊपर अकार्बनिक उर्वरक कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। तो वो है दोस्तों चमड़ा उद्योग के औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से यही उद्योग उत्तरदायी है। तो कुल मिलाकर जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के लिए जो प्रमुख उत्तरदायी उद्योग है वो चमड़ा उद्योग है। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा यानी एसिडिक रेन जो होती है वो किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण जो होता है दोस्तों वो है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये अम्लीय वर्षा के प्रमुख घटक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निस्सृतों की प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाकर जो वर्षा करती हैं उससे पृथ्वी पर क्या होता है? तो दोस्तों वो वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल की मात्रा होती है उसे अम्ल का जमाव या अम्ल वर्षा कहते हैं।
अम्लीयता का लगभग आधा हिस्सा वायुमंडल से पृथ्वी पर स्थानांतरित होकर जमा होता है तो वो शुष्क रूप में, और मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क से आर्द्र निक्षेप का अनुपात उच्च रहता है क्योंकि वहाँ पर शुष्क जमाव ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रदूषण से संबंधित। अम्लीय वर्षा जो है अम्लीय कोहरे और अम्लीय धुंध को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। अम्ल वर्षा, अम्लीय कोहरा और अम्लीय धुंध को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो उसे अम्ल निक्षेप कहा जाता है, याद रखिएगा। अम्ल वर्षा के लिए कौन सा उत्तरदायी है? आपने पहले देखा, एक बार फिर से रिवाइज करिए। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये अम्ल वर्षा के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, उद्योगों एवं यातायात के उपकरणों से निकलने वाला नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैसें वायुमंडल में स्थित जलवाष्प से प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 बनाती हैं और ओस अथवा वर्षा के बूंदों के रूप में पृथ्वी पे गिरने लगती हैं। इसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास किया जा रहा है। तो सल्फर के उत्सर्जन में कमी का प्रयास हेलसिंकी प्रोटोकॉल 1985 के तहत किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मथुरा की तेल शोधनशाला यानी ऑयल रिफाइनरीज से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड से उत्पन्न अम्ल वर्षा किसे क्षति पहुंचा रही है? तो वो ताजमहल के सौंदर्य को। ताजमहल पर अम्ल वर्षा से जनित हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या विकसित किया गया है? तो ये है दोस्तों ताज टेप्रेजियम जोन। ताज टेप्रेजियम जोन विकसित किया जा रहा है ताजमहल को अम्ल वर्षा से बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं क्योंकि यदि लगातार यह पत्थर पर प्रवाहित की जाए तो पत्थर भी क्षत विक्षत हो जाता है। अगला प्रश्न है, अधिक अम्लता के कारण अम्ल वर्षा के हाइड्रोजन आयन एवं मृदा के पोषक धनायन जैसे K+ और Mg+ के बीच आदान प्रदान होता है, जिसके फलस्वरूप पोषक तत्वों का निक्षालन हो जाता है एवं समाप्त हो जाती है। तो इसके फलस्वरूप दोस्तों मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, शंकुधारी वनों के घने कैनोपी में पत्तियों के भूरे रंग के लिए क्या उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों इसके लिए अम्ल का निक्षेप या अम्ल वर्षा का निक्षेप उत्तरदायी होता है। अम्ल वर्षा से क्या हो जाता है? तो अम्ल वर्षा से मृदा का pH मान कम हो जाता है। अम्ल वर्षा में जहरीली धातुओं को उनके प्राकृतिक रासायनिक यौगिकों से टूटने में मदद करती है। ये धातु पीने योग्य जल एवं मृदा के प्रवेश कर दुष्प्रभाव डालते हैं। तो ये बच्चों के तंत्रिका तंत्र पर जो अम्ल वर्षा होती है ये मृदा में और उसके माध्यम से जल में तथा फसलों में घुस जाती है, जिसके कारण बच्चों के तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन फलस्वरूप उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये सल्फर डाइऑक्साइड एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो यूट्रोफिकेशन ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है जबकि जल प्रदूषण से है। अगला प्रश्न है, जल में जब जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को कहते हैं, इस घटना को सुपोषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति में शैवालों का विकास तेजी से होने लगता है, जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शैवाल ब्लूम या एल्गल ब्लूम। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टस फाइबर से घिरे वातावरण में ज़्यादा देर रहने से क्या हो जाता है? तो दोस्तों एस्बेस्टस फाइबर से घिरे वातावरण में ज़्यादा देर रहने से एस्बेस्टोसिस नामक रोग हो जाता है। फ्लाई ऐश एवं प्रदूषक दहन उत्पाद है जो किसे जलाने से प्राप्त होता है? तो कोल या पत्थर के कोयले को जलाने से फ्लाई ऐश निःसृत होता है। अगला प्रश्न है, कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक क्या है? तो वो है दोस्तों फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। अगला प्रश्न है, कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर से जीवों में क्या होता है? तो इससे जो फ्लाई ऐश है इससे श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। आपको याद होगा कि जो सड़कें होती हैं उनके किनारे हरे पौधों की एक पूरी पेटी लगाई जाती है जो कि ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए जिम्मेदार होता है और इसे ही ग्रीन मफलर कहते हैं। अगला प्रश्न है, विशालकाय हरे पौधे अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को घटित हुआ था और इसमें जो मुख्य गैस थी वो थी MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड और ये भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में ये घटना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वस्तु जो जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है तो वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है। जैव निम्नीकरण क्या है? तो जैव निम्नीकरणीय रबर है। रबर का जैव निम्नीकरण हो सकता है। अगला पदार्थ, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास, सिगरेट का टुकड़ा, चमड़े का जूता, फोटो फिल्म और प्लास्टिक का थैला में से जिसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है तो वो है प्लास्टिक का थैला। अगला प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा है, वायु प्रदूषण के जैविक सूचक कौन होते हैं? वायु प्रदूषण का जैविक सूचक लाइकेन होता है। लाइकेन वायु प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण जैविक सूचक होता है। अगला प्रश्न है, शैवाल तथा कवक के द्वारा क्या होता है? तो दोस्तों लाइकेन का निर्माण जो होता है वो शैवाल और कवक के परस्पर संयोजन से होता है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है क्योंकि वे क्या होते हैं? तो दोस्तों लाइकेन वायु के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव इस पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता यानी BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है जलीय वातावरण का। जलीय वातावरण का प्रदूषण सूचकांक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है BOD। अगला प्रश्न है, BOD का अधिक होना क्या दर्शाता है? तो जल का संक्रमित होना BOD परिलक्षित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, BOD जो होता है वो घुली ऑक्सीजन की मात्रा होती है और कुल मिलाकर कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सीवेज की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है और ऑक्सीजन का उपयोग भी इसी के साथ साथ बढ़ जाता है जिसके फलस्वरूप घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, कुछ ही सहनशील प्रजातियों के जीव तथा कुछ कीटों के डिंब ही बहुत अधिक प्रदूषित तथा कम DO वाले जल में जीवित रह सकते हैं जैसे एनेलिड। एनेलिड दोस्तों बहुत कम DO वाले जल में जीवित रह सकता है। अगला प्रश्न है, जिस जलाशय के DO का मान 8 mg/लीटर से नीचे हो जाता है उसे कहाँ रखा जाता है? तो उसे संक्रमित जल की श्रेणी में रखा जाता है। किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता क्या संकेत देती है? तो वो संकेत देती है कि सीवेज से वो जल अत्यधिक प्रदूषित हो रहा है। अगला प्रश्न है, नदी में जल प्रदूषण के निर्माण के लिए घुली हुई मात्रा किस में मापी जाती है? तो दोस्तों नदी में जो जल प्रदूषण का निर्धारण होता है वो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से मापी जाती है। गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य पाया जाता है। बायो रेमेडिएशन यानी जैव उपचारण किसे कहते हैं? तो दोस्तों जीवों द्वारा पर्यावरण के विषैले पदार्थों का निष्कासन। सामान्य रूप में समझिए आप, जीवों द्वारा विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को समाप्त करना ये जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। तो कुल मिलाकर जो है जैव उपचारण इसे ही कहते हैं, जीवों द्वारा पर्यावरण के विषैले पदार्थों का निष्कासन। अगला प्रश्न है, यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य जगह पर ले जाकर इस तकनीक का उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे बाह्य स्थानीय जैवोपचार कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, प्रदूषकों को जड़ों एवं पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार की क्रिया करना क्या कहलाता है? फाइटो निष्कर्षण, फाइटो एक्सट्रैक्शन कहा जाता है जब प्रदूषकों को जड़ों और पत्तियों में संग्रहित करके जैवोपचारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जल प्रदूषक नहीं है। आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण कहाँ है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण है, और अपने यहाँ कानपुर और उन्नाव को जो बेल्ट है वहाँ पर आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भूमिगत जल सर्वाधिक मात्रा में प्रदूषित है, तो वो आर्सेनिक प्रदूषण से। मैदानी क्षेत्रों में जो हमारा जल है वो अधिकतम आर्सेनिक प्रदूषण से ही जो है प्रदूषित है। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? दोस्तों चेरनोबिल यूक्रेन में स्थित है, ये नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। रूस में चेरनोबिल स्थित है परमाणु केंद्र। ये घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। अगला प्रश्न है, विघटित होते रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड से उत्पन्न होने वाला विकिरण किसका स्रोत है? तो ये रेडियो एक्टिव प्रदूषण का स्रोत है, जो कि विघटित होता हुआ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड होता है। विकिरणों के प्रभाव से जीवों के आनुवांशिक गुणों पे प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों विकिरण से जीवों के आनुवांशिक गुणों पर विपरीत या हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जैवीय रूप से अपघटित क्या होता है? तो वो मल है, वो जैवीय रूप से अपघटित होता है। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक कौन सा है? तो दोस्तों ये लेड होता है, और स्वचालित वाहनों में एंटी नॉगिंग एजेंट के रूप में लेड या सीसा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम, पाचन तंत्र इत्यादि किससे प्रभावित होते हैं? तो वो है लेड के कारण। लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और पाचन सभी कुछ प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, पेयजल में कैडमियम की अधिक मात्रा से कौन सा रोग होता है? तो वो है इटाई रोग। और पारायुक्त जल यानी जो हमारा मरकरी है, मरकरी या पारायुक्त जल पीने से कौन सा रोग होता है? वो मिनीमाटा रोग है। और वर्ष 1987 से इस अधिनियम में ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया है, तो वो है वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर, तो दोस्तों अंकलेश्वर को बहुत ही प्रदूषित शहर माना जाता है। और ये देखिए जनवरी माह में उत्पन्न मौसमी कारक जो उत्तर भारत में असाधारण ठंड का कारण बन जाता है, उसका कारण ला नीना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कौन सी नदी कहलाती है? तो वो दामोदर नदी। दामोदर नदी जैविक प्रदूषण या जैविक मरुस्थल, बायोलॉजिकल डेजर्ट कहलाती है। अगला प्रश्न है, सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः किसे प्रयोग में लाया जाता है? आर्मीजोन के बीजों को। और आर्मीजोन मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से महामारी फैल सकती है। कौन सी महामारी? तो वो है ड्राप्सी। ड्राप्सी महामारी सरसों के तेल में आर्जीमोन की मिलावट के कारण होती है। अगला प्रश्न है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है वर्षा द्वारा। और भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन की वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि के क्या कारक हो सकते हैं? तो वो है ज्वार नदमुख के पोषकों का स्राव, मानसून में भूमि से जलवाह और समुद्रों में उत्प्रवाह। एशियाई भूरा बादल यानी एशियन ब्राउन बादल 2002 अधिकांशतः कहाँ पर फैला था? तो दोस्तों ये दक्षिण एशिया में फैला था। और एशियाई ब्राउन बादल ये मुख्य रूप से वायु प्रदूषक के कारण हुआ था। अगला प्रश्न है, एक रंगहीन गंधहीन रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। रंगहीन गंधहीन रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस रेडान को कहा जाता है। फेफड़े का कैंसर यानी लंग कैंसर तथा रक्त कैंसर होने की संभावना किससे होती है?
रेडान गैस से। और घरेलू गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषक को क्या कहा जाता है? घरेलू वायु प्रदूषण। WHO के अनुसार प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मृत्यु किससे होती है? वो घरेलू वायु प्रदूषण से होती है। और सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा होता है? तो दोस्तों ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन मुख्य प्रदूषक होते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में श्वास अथवा खाने से पहुंचा शीशा लेड जो है वो स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक होता है। पेट्रोल में शीशे का प्रयोग प्रतिबंधित होने के बाद से अब शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाला स्रोत कौन सा है? तो वो है प्रगलन इकाइयाँ, यानी जो भट्ठियाँ हैं हमारे धातुओं के गलन में प्रयोग की जाती हैं। और दूसरा पेंट उद्योग। घरों में पुताई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेंट में असुरक्षित स्तर तक क्या हो सकता है? वो शीशे की मात्रा हो सकती है। और मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क को नुकसान शीशे की अधिक मात्रा से हो सकता है। अब आइए सुमेलन देखते हैं। वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग। तो एस्बेस्टस धूल से फेफड़ा प्रभावित होता है, शीशा से मस्तिष्क, पारा से उदर या पेट और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धाराएं। एस्बेस्टस एक जहरीला पदार्थ है, इसकी धूल से क्या हो सकता है? तो दोस्तों एस्बेस्टस से फेफड़े का कैंसर हो सकता है। पारे की विषाक्तता से क्या उत्पन्न होता है? उदर संबंधी समस्याएं या पेट संबंधी समस्याएं। आइए सही सुमेलन देखते हैं, प्रदूषक और उसका प्रभाव। पहले देखेंगे प्रदूषक, तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लीवर और किडनी को क्षति पहुंचाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर कारक होते हैं। धूल कण श्वास संबंधी रोग। और शीशा जो होता है केंद्रीय नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कैंसर कौन से उत्पन्न कर सकते हैं? तो वो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में इस्पात उद्योग द्वारा मुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण प्रदूषकों में कौन से 4 प्रदूषक शामिल हैं? तो वो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो स्टील इंडस्ट्री है या इस्पात उद्योग है उसमें ये सभी प्रदूषक वायुमंडल में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति से कार्बन के ऑक्सीकरण से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो ये है वात्या भट्ठी या ब्लास्ट फर्नेस में। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा या एसिड रेन से जो देश सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो कनाडा और नॉर्वे। मतलब स्कैंडिनेवियन देश जो नॉर्वे है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसमें और कनाडा को सर्वाधिक प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा कहा जाता है? तो लेक किलर या झील कातिल अम्ल वर्षा को कहा जाता है। चीन, जापान, नॉर्वे तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में से कौन सा देश सर्वाधिक अम्लीय वर्षा से प्रभावित होता है? तो वो है नॉर्वे। और अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र मैनचेस्टर में स्थापित किया गया है। और उत्सर्जन उष्मीय शक्ति संवर्धनों में कोयला दहन से कौन से गैस निःसृत होते हैं? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में क्या सही है? तो फ्लाई ऐश का प्रयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। और फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के मुख्य कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थापन के रूप में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप कौन सा बाई प्रोडक्ट निकलता है? वो है फ्लाई ऐश। और देखिए फ्लाई ऐश के बारे में, यह सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ दूर तक यात्रा करता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कॉपर जैसी जहरीली धातुओं के कण भी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के कारण आविशों का उत्पादन होता है जिसे एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। और इसके कारण क्या उत्पन्न होता है? तो दोस्तों इसके कारण फफूंदी उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, मुख्यतया एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो ये है एफ्लाटॉक्सिन।
एफ्लाटॉक्सिन में कैंसर जन्य पदार्थ होते हैं और जो कहाँ पर जो किससे उत्पन्न होते हैं, तो दोस्तों जो एफ्लाटॉक्सिन होता है ये यकृत कैंसर फैला सकते हैं। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है। ये साइक्लोन डिवाइडर वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए यंत्रीय विधि नहीं है। कारखानों की चिमनियों से निकलते हुए धुएं, कालिख के साथ मिश्रित कड़की पदार्थों को अलग करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट फिल्टर को क्या कहा जाता है? बैग फिल्टर। दोस्तों 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कड़कीय पदार्थों को पृथक करने के लिए बैग फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो होता है उससे संबंधित सही कथन क्या है। तो ये है कि यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, केवल पशुओं में ही नहीं बल्कि मनुष्यों में भी आनुवांशिक परिवर्तन लाता है। ये रक्त संचार में बाधा पैदा करता है और तीसरा ये कैंसर पैदा करता है। अगला प्रश्न है, यह तेली पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। ये है आयल जैपर। आयल जैपर जो तेलीय कीचड़ है उसके उपचारण के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों, आयल जैपर एक बैक्टीरिया संकाय है। यह 5 बैक्टीरिया को मिलाकर विकसित किया गया है। ये क्या करता है? तो ये हानिरहित कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों को अपना भोजन बनाते हैं, जिससे ये हानिरहित कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित कर देते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा लंदन में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के सुरक्षा का जिम्मेदारी है। इसके अलावा यह संस्था मुआवजा से संबंधित वैधानिक मामलों को देखने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुविधाजनक बनाने का कार्य भी करती है। ये संस्था है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, जैव शौचालयी प्रणाली में अपशिष्ट पदार्थों को विखंडित कर उसे पानी और गैस में परिवर्तित क्या करता है? अवायवीय जीवाणु। ये जैव शौचालय प्रणाली में अपशिष्ट पदार्थों को विखंडित कर देता है। अगला प्रश्न है, जैव शौचालय प्रणाली में पानी को टैंक में जमा कर उसे क्लोरीन की मदद से साफ कर दिया जाता है, जबकि गैस क्या होती है? गैस वाष्पीकृत हो जाती है। भारत के कुछ भागों में पीने के जल में कौन सा प्रदूषक पाया जाता है? तो दोस्तों ये है आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम प्रदूषण। नाक-नी संलक्षण क्या होता है? तो दोस्तों नाक-नी संलक्षण फ्लोराइड प्रदूषण के कारण होता है और नाक-नी और देखिए फ्लोराइड के अत्यधिक संद्रण से कुबड़ पीठ या ह्यूम्पेड बैक होने की संभावना बढ़ जाती है। पैरों के मुड़ना यानी बेंडिंग जिसके कारण होता है वो नाकनीय लक्षण कहलाता है, जबकि ये उच्च फ्लोराइड संग्रहण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, कैल्शियमी पादप प्लावक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। तो इसके कारण ये क्या है दोस्तों? ये महासागरों की अम्लीयता के कारण। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक भंडार गृह की तरह कौन सा कार्य करता है? तो वो है समुद्र। समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड के भंडार गृह की तरह कार्य करता है। और अगला प्रश्न है, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक और एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत कौन से गैस शामिल हैं? तो दोस्तों यूरो मानकों के अंतर्गत कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो है वो है कि वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए चरणबद्ध रूप से यूरो मानकों को भारत में क्रियान्वित करने के लिए कौन सी समिति ने संस्तुति दी थी? तो वो है माशेलकर समिति। यूरो मानकों से संबंधित है माशेलकर समिति। और देखते हैं दोस्तों, BS4 मानक भारत में कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 2017 से। यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में कितनी होनी चाहिए? तो 0.05% या इससे कम मात्रा होनी चाहिए यूरो 2 मानकों के लिए। अगला प्रश्न है, यूरो नॉर्म्स
स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा को निर्धारित करते हैं, वो कौन सी गैस है? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिकलन करने में साधारणतया वायुमंडलीय गैसों में विचार में रखा जाता है। तो दोस्तों इसमें मुख्य रूप से जो वायु गुणवत्ता सूचकांक होता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को ध्यान में रखा जाता है। भारत में 8 मुख्य प्रदूषकों के आधार पर क्या बनाया जाता है? तो ये है दोस्तों वायु गुणवत्ता सूचकांक भारत में 8 मुख्य प्रदूषकों के आधार पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्तरित होती है? तो ये है पैलेडियम। पैलेडियम वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करके उसके जो डेंजर का स्तर है वो कम कर देती है। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। कथन है, मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। कारण है, उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। तो दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, उर्वरक पीड़कनाशी, कीटनाशी और शाकनाशी मृदा के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं। रासायनिक उर्वरक क्या नष्ट करते हैं? तो दोस्तों रासायनिक उर्वरक और जो कीटनाशक हैं वो मृदा के सूक्ष्म जीवों या जो उपयोगी जीव हैं उनको नष्ट कर देते हैं। भारत के जिस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है वो है दिल्ली, और कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों में ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग चिंता का विषय है क्योंकि उसमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है और वे मनुष्यों और पशुओं में संचित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थानीय जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय यानी स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन प्रेजेंटेंट ऑर्गेनिक पोल्यूशन द्वारा कुछ चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों की सूची में शामिल किया है। तो वो है ब्रोमीन फ्लेम रिटेरेंट यानी ब्रोमीन युक्त ज्वालामंदकों को अस्थायी जैव प्रदूषकों के स्टॉकहोम अभिसमय में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में चिंता है। क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण में संचित हो सकते हैं और ये जल और मृदा को दूषित कर सकते हैं, ये खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवेश कर सकते हैं और ये मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। इसलिए कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में वैज्ञानिकों को चिंता है। अब आइए देखते हैं जल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण वर्ष 2009 में गठित हुआ था। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में लागू हुआ था। विश्व जल संरक्षण दिवस आप जानते हैं 22 मार्च, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस है। जैविक संसाधन कौन सा नहीं है? तो शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में किया गया था और सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण NRCA कर दिया गया था, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम। अगला प्रश्न है, वर्तमान में इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण यानी नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये कौन सा प्राधिकरण है? ये है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना कब की गई? फरवरी 2009 में। और ये देखिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन फरवरी 2009 में किया गया था। और एक है कि NGBRA का लक्ष्य है कि गंगा को उसमें प्रवाहित होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट और अशोधित सीवेज जल से मुक्ति दिला दी जाए वर्ष 2020 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस पर्यावरणविद को वाटरमैन ऑफ इंडिया या जल पुरुष के नाम से घोषित किया गया है वो हैं राजेंद्र सिंह, और तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन हैं राजेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? वो है क्लोरीन। और ये देखिए राष्ट्रीय गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना कब की गई? फरवरी 2009 में। और एक है कि NGBRA का लक्ष्य है कि गंगा को उसमें प्रवाहित होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट और अशोधित सीवेज जल से मुक्ति दिला दी जाए वर्ष 2020 तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस पर्यावरणविद को वाटरमैन ऑफ इंडिया या जल पुरुष के नाम से घोषित किया गया है वो हैं राजेंद्र सिंह, और तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन हैं राजेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है,
और मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए पर्ण रूपांतरण क्यों होता है? तो ये कठोर एवं मोमी पर्ण होता है, लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता और पर्ण की जगह कांटे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल की मात्रा कम होती है और इसका कम से कम वाष्पीकरण हो, इसलिए ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है? तो और कारण है नदियों पर बांधों और बैराजों का निर्माण, संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना और नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। ये सब गंगा नदी डॉल्फिन के नुकसान के लिए उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन्हें रेड लिस्ट सूची में संकटग्रस्त यानी इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा है। किसे? तो गंगेटिक डॉल्फिन या गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को इंडेंजर्ड या संकटग्रस्त सूची में रखा गया है। दोस्तों, कई डॉल्फिन संयोग से मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाती हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे बाई कैच कहा जाता है। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लास्टेनिस्टा गैंगेटिका है। और गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? वर्ष 1997 में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यानी नेशनल एक्वेटिक एनिमल किसे घोषित किया गया है? डॉल्फिन को। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि शहरी क्षेत्रों में जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से ही हो जाएगी। ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं, उनको जल की आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सकेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कब लागू किया गया था? तो जल प्रदूषण अधिनियम जो है वो 1977 में लागू किया गया था। चेन्नई, कानपुर, कोलकाता तथा मुंबई में पेयजल में संख्या प्रदूषण या आर्सेनिक प्रदूषण सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में है। और जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट विकिरण की क्या भूमिका है? तो दोस्तों, ये जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय और नष्ट कर देते हैं। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी विकिरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरामीन, ये सब जल को जीवाणु मुक्त बनाने में यूज होते हैं। दोस्तों, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? 1993 में। यमुना कार्य योजना तथा गोमती कार्य योजना अप्रैल 1993 में अनुमोदित किया गया था। ये किसके द्वारा? गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में मैली से निर्मल यमुना पुनरुद्धार योजना 2017 चलाई जा रही है। यह स्वच्छता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो ये यमुना नदी की स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये है योजना मैली से निर्मल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है। यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उन राज्यों के मुख्यमंत्री जिनसे गंगा होकर बहती है इस प्राधिकरण के सदस्य होते हैं। तो ये है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, NLCP के अंतर्गत उड़ीसा की कौन सी झील शामिल है? ये बिंदुसागर झील है। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत भीमताल को शामिल किया गया है। और ये देखिए, फरवरी 2013 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना और राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम को समन्वित कर आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी, राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना। अगला प्रश्न विविध प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है दोस्तों वो कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। 2018 की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह क्या है? वो है एगमार्क। और दक्षिण गंगोत्री के नाम से किसे जाना जाता है?
भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है, इसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983-84 में की गई थी, जबकि दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री ये 1988-89 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत का तृतीय शोध केंद्र ये है भारती। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। अगला प्रश्न है, भारती की स्थापना तो ये 2012 में की गई थी। अगला प्रश्न है, 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए एक कार्य योजना है, एजेंडा 21, और सतत विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की गैरबद्ध स्वैच्छिक कार्य योजना एजेंडा 21 है। दोस्तों, ये एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। अगला प्रश्न मिलान से संबंधित है। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश या अल्ट्रावायलेट रेज के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। और ओजोन छिद्र ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये लखनऊ में। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत का वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। और आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान आपके जयपुर में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में स्थित है। और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित की गई इमारत कौन सी है? तो ये है महाबोधि मंदिर। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से सुनामी की उत्पत्ति होती है। अब आइए, कुछ संस्थान हैं और उनसे संबंधित स्थल। पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बंगलुरु में स्थित है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। और हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या होता है? तो दोस्तों, पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान देने के लिए इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। अब आइए देखते हैं, कुछ आंदोलन हैं और उनसे संबंधित व्यक्ति। एपिको आंदोलन पी हेगड़े द्वारा। चिपको आंदोलन यस यल बहुगुणा यानी सुंदर लाल बहुगुणा। और नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर। शांत घाटी आंदोलन यानी साइलेंट वैली मूवमेंट डॉक्टर सलीम अली। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन जिसमें से एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था, तो ये था विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या। विश्व परिवेश या आवास दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण दिवस है तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को और विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर का प्रथम सोमवार, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया था? तो ये गांधी जयंती के अवसर पर। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? वो धार मध्य प्रदेश में की गई है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर में है दोस्तों, यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में है। और एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? वर्ष 1937 में। विज्ञान का वह क्षेत्र जिस एक में बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है, ये है कृषि क्षेत्र। और भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी क्या है? तो वो है गंगा डॉल्फिन। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए जिसको गुब्बारों में भरने में प्रयोग किया जाता है वो हीलियम गैस होती है। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवनयापन के लिए जो कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है वनों का आरोपण या वनारोपण। इसके अलावा दोस्तों, हरिकेन से सन 2012 में यूएसए के उत्तर पूर्वी तटीय प्रांतों को किस चक्रवात ने? तो वो सैंडी चक्रवात था।
अगला प्रश्न है धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो ये सीता अशोक जो है वो धूल प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? तो दोस्तों एजेंडा 21 में 4 समझौते हैं। और एक देखिए, यह नए शस्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है। यह कार्य पार्टियों को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता एवं संरक्षण प्रदान करता है। वो कौन सा संगठन है? रासायनिक आयुध निषेध संगठन, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। दोस्तों इस जो संगठन है इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य हैं। हरित भारत मिशन यानी ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से कौन सा वर्णित करता है? तो दोस्तों ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य है वनाच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूल या एडेप्टेशन और न्यूनीकरण के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना। अगला प्रश्न है टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण सुरक्षा के लिए। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास के लिए। ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। और प्राकृतिक आपदा ह्रासीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब मनाया गया? प्राकृतिक आपदा ह्रासीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक 1990 से 99 को मनाया गया था। दोस्तों प्रत्येक मास के अंतिम शनिवार को प्रत्येक मास का जो अंतिम शनिवार है राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है सियरा लियोन में। और जिसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है वो है ऑस्ट्रेलिया। और एक देखिए डायनासोर्स का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? मोन्टाना को। एक है दोस्तों अगला प्रश्न जो इस वीडियो का है, अगला प्रश्न कि जो भारतीय वैज्ञानिक यूनेप यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी से संबंधित हैं, तो किसे फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। भारत के महत्वपूर्ण कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है यह क्रिया आधारित अनुसंधान शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यंत्र एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। ये है बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि क्रिया आधारित अनुसंधान है। सदाबहार फल वृक्ष कौन है? लोकाट है। मौसम अनुश्रवण युक्त सोडार कहाँ पर स्थापित है? तो ये कैगा और कालपक्कम। कैगा कर्नाटक में है, कालपक्कम तमिलनाडु में है। यहाँ पर मौसम अनुश्रवण युक्त सोडार स्थापित किया गया है। दोस्तों देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है? वो है मसूरी। और प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से जिस युग में हिमानीकृत हुआ था वो कौन सा युग है? तो वो है प्लीस्टोसीन हिमयुग। और यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। ऐसा पक्षी कौन है? वो है साधारण मैना। अगला प्रश्न है यह हिमालय के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय एशिया में पाया जाने वाला पक्षी है। इसका मुख्य आहार आर्द्र भूमि के छिछले जलीय जीवों में पाई जाने वाली छोटी छोटी मछलियां हैं। तो ये चित्रित बलाक यानी पेंटेड स्टार्क पक्षी है जो कि हिमालय के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय एशिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न है तिब्बत के पठार और भूटान में भारत के अरुणाचल प्रदेश लद्दाख आदि में पाया जाता है। यह सर्वभक्षी है जो पौधों की जड़, कंदमूल, आलू, कीट मकोड़े, मछलियां, मेढक, अनाज सभी कुछ खाता है, किंतु मुख्य रूप से कटाई के पश्चात खेतों के अन्न के अवशेषों को अपने आहार के रूप में प्रयोग करता है। वो है काली गर्दन वाला सारस। काली गर्दन वाला सारस दोस्तों, ब्लैक नेक्ड क्रेन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जो आपका वो है देखिए शीतोष्ण कटिबंधी वन, उष्ण कटिबंधी वन, शीतोष्ण कटिबंधी घास प्रदेश तथा उष्ण कटिबंधी सवाना में से जिसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम होती है वो है शीतोष्ण कटिबंधी घास प्रदेश। इसकी नेट
या औसत एवरेज नेट प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम होती है। सबसे अधिक जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं उनकी नेट प्राथमिक उत्पादकता होती है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और ये जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड है, इसका अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, भीतरकनिका जिसे विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, भीतरकनिका उड़ीसा में स्थित है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है उसका अंतिम भाग यानी 5वां भाग। ये वीडियो यूपीपीसीएस, आरओएआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी के साथ साथ लेखपाल, यूपीटीईटी, यूजीसी नेट आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा ताकि परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप गलत होने की संभावना न रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।